हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र का एडिशन कर रहे थे जिसमें एक साल का करंट अफेयर है लेटेस्ट वाला। तो हम एक पार्ट इसका कवर कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसमें बाकी जितना भी बचा है वो सब हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन साइंस कांग्रेस अभी इनॉग्रेट हुई। इसका एडिशन पूछा जाए तो 108वां एडिशन था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। महाराष्ट्र नागपुर में हुई थी, नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। थीम थी इस बार की, याद रख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट वो भी इसमें साथ लेकर चला गया। ऑर्गेनाइज इसके द्वारा हुई इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि साइंस का प्रमोशन हो इंडिया में। यदि बात करी जाए, ये दोनों के द्वारा ऑर्गेनाइज हुई है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है ये कोलकाता में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे एक यूनिक इनिशिएटिव भी चलाया गया है जिसमें चाइल्ड साइंस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी आएगी, ठीक है। और ऑलरेडी वुमेन साइंस कांग्रेस, फार्मर साइंस कांग्रेस, ट्राइबल मीट, ये सब तो है ही। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वानी की। तो गूगल ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो इंडिया की है वो मैप की जाएगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे डायलैक्ट्स, बहुत सारी स्पीचेस कवर होंगी और फिर उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उनका ट्रांसलेशन होगा, फिर लोकल जो पीपल हैं वो उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखो, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की सोच है, डाइवर्सिटी है। तो उसको मैप करना लैंग्वेज के जरिए, उनकी स्पीच को रिकॉर्ड करना कि वो कहना क्या चाहते हैं, आखिर ये सब चीज़ों को समझना, इसमें बहुत हेल्प होगी कि दूसरे की हम सोच को देख सकते हैं कि चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये, और दिसंबर में लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आर्ट पार्क के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। इसके अलावा गूगल, तीनों के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। वानी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल वेस्ट लैंग्वेज मॉडल है। इसके अंतर्गत समझी जाती हैं डाइवर्स इंडियन लैंग्वेज और डायलेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें 3 साल के अंतर्गत 773 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रहते हैं उनकी स्पीच को कलेक्ट किया जाएगा और उनकी स्पीच में 150,000 आवर्स ऑफ स्पीच इनकी रिकॉर्ड की जाएगी और फिर उसको लोकल स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा और फिर बाकी लोगों तक ये पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हकुटो आर मून मिशन जापान। तो देखो, प्राइवेट कंपनी है एक जापान की, ये इस मिशन को लॉन्च कर रही है। ये ऐसी पहली कंपनी वर्ल्ड में बन जाएगी जो कि लॉन्च कर रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया है। ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग की यदि बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, रसिया एंड चाइना ये सब अचीव कर चुके हैं, लेकिन इनकी प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी जापान की ऐसा करने जा रही है, जो शायद ऐसा सक्सेसफुल हो आगे चल के, लेकिन कुछ कह नहीं सकते सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो इसके हाईलाइट क्या हैं? तो स्पेस INC हकुटो आर मिशन, ये फ्लोरिडा से उड़ान भरेगा और रॉकेट का नाम पूछा जाए तो रॉकेट है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। तो इसका मतलब होता है हकुटो का जापान की लैंग्वेज में वाइट रैबिट। ओके, तो प्रोजेक्ट जो है फाइनलिस्ट हुआ है ये गूगल लूनर एक्सप्रेस के द्वारा। और इसके अलावा देख लेते हैं, इसमें 2 रोबोटिक रोवर्स होंगे एंड 2 व्हील्ड डिवाइस होंगी जापान की जाजा स्पेस एजेंसी से, एंड 4 व्हील्ड रोवर होगा यहाँ पे UAE का जो होता है, UAE का जो है। ओके, तो देखते हैं कि ये आगे चल के सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और आज तक तो ऐसा हुआ है कि USA, रसिया और चाइना ने जो अपना रोबोट है वो ल्यूनर सरफेस पे उसको लैंड करा चुके हैं। तो ये करा चुके हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने ऐसा नहीं कराया है। अब बात करते हैं सरफेस वाटर मिशन ओशन टॉपोग्राफी मिशन ऑफ नासा, यानी कि SWOT की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टॉपोग्राफी। तो ये लॉन्च होगा स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा और कहाँ पे होगा? कैलिफोर्नियाज बेंडबर्ग स्पेस फोर्स बेस में। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 3 साल के अंतर्गत जितना भी सरफेस पे पानी है, अर्थ की सरफेस पे, उसको ट्रैक करना। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक रोबोट है, रडार इन्फॉर्मेटर है, KA बैंड रडार इन्फॉर्मेटर। तो जैसे ही वाटर सरफेस इसको दिखेगा, थोड़ा सा हल्का सा डिटेक्ट होगा तो इसकी पल्सेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, सिग्नल आने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें, और ये डिटेक्ट करेगा कि पानी है। तो ये इस मिशन का काम है। चलिए अब देखते हैं, US ने अनाउंस किया है हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखो, फिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा एटम टूट के छोटे छोटे बनता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उससे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स भी बनते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो तो सन और ऐसी बॉडीज़ में होता है जहाँ पे एटम मिल के 2 बहुत बड़ा एटम बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में इन्होंने जो एनर्जी कंजर्व की है, जो इनपुट डाला था उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल के आया है। तो एक ब्रेक थ्रू बन गया है, हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू।
तो अनाउंस हुआ है दिसंबर में, अनाउंस किया गया है रिसर्चर एट लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पे क्या इन्होंने अचीव किया है कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन भी करना चाहते थे उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन हुई है इसके दौरान। तो देख लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी होती है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ में होती है मोस्टली, जैसे कि सन में, अदर स्टार्स में। जब छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर बड़ा कुछ बनाते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कंजर्व होती है उस प्रोसेस में, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। न्यूक्लियर फिशन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एनर्जी जो होती है न्यूक्लियर फिशन में वो टूटती है, जो बड़ा एटम होता है वो छोटे में टूटता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन में, क्योंकि बहुत नहीं करते हैं कोई भी देश इसको, क्योंकि बहुत सारा टेम्परेचर इसमें चाहिए, और मोस्टली इसमें क्या होता है प्लाज्मा स्टेट होनी चाहिए फ्यूजन रिएक्शन के लिए, जो कि ना तो चीप है और ना ही मेंटेन उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो गया है कि उन्होंने जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज़्यादा उनको मिल गई है। यूएस रिसर्चर ने पहली बार वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेजर इस्तेमाल किया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए, और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। तो इम्पोर्टेंस क्या है, वही इम्पोर्टेंस है कि जो अचीव करना चाहे थे उससे ज़्यादा कुछ अचीव हो जाए तो वो हिस्टोरिक बात बन जाती है। तो नेट एनर्जी गेन इस फील्ड में बाकी लोगों को भी हेल्प हो सकती है। अब बात करते हैं विक्रम एस लॉन्च बाय इसरो। तो विक्रम एस लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा, कहाँ से हुआ है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। डेवलप की बात पूछी जाए कि विक्रम एस किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो विक्रम एस है क्या, इट इज़ अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट जो कि डेवलप हुआ है 2 साल में। एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई हैं, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, 3D प्रिंटर्स, ये सब। इससे लॉन्च होगा हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ओके, इसका नाम है इस पे विक्रम एस। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है ये, मतलब खुद से बनाया हुआ प्राइवेटली, विक्रम एस। अब बात करते हैं, इसरो ने PSLV C-54 लॉन्च किया है। तो लॉन्च कहाँ से हुआ है, ये भी हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा, और नवंबर में हुआ था ये। और ये क्या होता है बेसिकली, एस्ट्रोकास्ट 3U स्पेस क्राफ्ट है जिसमें 4 NOS ऑफ सेटेलाइट होते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी होती है इसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब बात करते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये अनाउंस किया है, डेडिकेट किया है नेशन को। ये इंडिया का पहला नेशनल रेस्पिरेटरी होगा जिसमें लाइफ साइंस डाटा के बारे में डिस्कस होगा, साइंस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होंगी, साइंस से रिलेटेड डाटा जो है वो कलेक्ट होगा। ये एस्टेब्लिश होगा रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद हरियाणा, याद रखना इंडिया का पहला बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में। और लॉन्च होगा किसके लिए होगा, रिपोजिटरी होगा ये लाइफ साइंस डाटा के लिए, और पहला ऐसा बन गया है, तो अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। अब बात करते हैं मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये लॉन्च हुआ था COP27 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इग्याप्त में हुआ है, एल्स के व्याप्त में जो हुआ है COP27 उस पर लॉन्च हुआ है। तो मीथेन है क्या, बेसिकली ये कलरलेस और ओडरलेस गैस है, तो आपको पता होगा, और सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकलती है, ये खेती से भी निकलती है, बहुत सारी चीज़ों से निकलती है, ठीक है। और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम का, जिसकी फुल फॉर्म ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म है मार्स। तो एक डाटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म है ये, UNEP इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी का ये पार्ट है, जो कि एमिशन माइग्रेशन जो होता है उसकी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो डाटा होगा उसको ये कलेक्ट करेगा। तो इसमें कंपोनेंट देख लेते हैं, इसमें 4 कंपोनेंट है। एक है डिटेक्ट एंड एट्रीब्यूट, यानी कि सबसे पहले तो डिटेक्ट ही करना है, फिर नोटिफाई करना है, फिर स्टेक होल्डर टेक अटेम्प्ट, फिर एक्शन लेने हैं, फिर ट्रैक, फिर उससे लर्न करना है, कोलेबरेट करना है और इम्प्रूव करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं 200 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्च ऑफ RH-200। तो इसरो ने सक्सेसफुली अभी 200 लॉन्च किया है RH-200 साउंडिंग रॉकेट से। तो देखो साउंडिंग रॉकेट बेसिकली होते क्या हैं, ये कम रेंज वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर तक ये जा सकते हैं, नहीं, ऐसी एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं कि अगर तुम्हें कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड डाटा चाहिए, कुछ आसपास एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा चाहिए, तो ये थोड़ी रेंज में जा सकते हैं, ऊपर तक बिल्कुल नहीं जा सकते। तो देख लेते हैं, RH-200 इज़ 2 स्टेज रॉकेट कैपेबल ऑफ, मतलब 70, देखो मैंने बताया था ना आपको, 70 किलोमीटर तक की हाइट तक ही पहुँचने में काबिल है, और साइंटिफिक पेलोड्स के साथ ही 70 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये 3.5 मीटर टॉल रॉकेट है, जिसमें जो बिलोंग करता है रोहिणी रॉकेट फैमिली को।
इसरो के द्वारा यूज किया गया था एटमॉस्फेयर की स्टडीज़ के लिए। तो एटमॉस्फेयर की स्टडीज़, साइंस से रिलेटेड स्टडीज़, इन सब की स्टडीज़ के लिए, क्लाइमेट स्टडीज़, इन सब की स्टडीज़ के लिए साउंडिंग रॉकेट होते हैं, यानी कि इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं ये। तो यही साउंड रॉकेट का काम है कि एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। तो साउंडिंग रॉकेट जो होते हैं या तो इनमें वन होता है या टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होते हैं ये, जो कि अपर एटमॉस्फेरिक रीजन है उसकी रिसर्च के काम आते हैं। अब बात करते हैं आर्टेमिस 1। तो आर्टेमिस 1 जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और फ्लोरिडा जो कि कॉनेडी स्पेस सेंटर है यूएसए में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। और रॉकेट इसमें यूज किया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। एम क्या है इसका? एम इसका ये है कि ह्यूमन्स को स्पेस में ले जाना है फ्यूचर में, जैसे हमारे इंडिया में भी है गगनयान, उस तरीके से इन्होंने भी बनाया है आर्टेमिस। तो ह्यूमन्स को स्पेस में ले जाना इनका काम है फ्यूचर का। तो इसमें एक ऑर्गेनिक कैप्सूल यूज हुआ है जिसमें 3 डमी जैसे कि ह्यूमन जैसे शकल के बनाए जाएंगे और उनको उस तरीके से देखा जाएगा कि क्या ये वहाँ पे रह सकते हैं। उस तरीके से एक रिसर्च हो रही है, तो देखते हैं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जो मिला है। तो क्लिक केमिस्ट्री, तो देखो ये अवार्ड मिला था अक्टूबर में और अवार्ड दिया गया है, 3 नाम है, याद रख लो। कैलोन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डेल, के वेरिश सापलेस। एंड अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। किसको, मतलब किसके लिए मिला है? जिन व्यक्तियों को एक केमिस्ट्री में मिला है, किन के लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनल केमिस्ट्री में। आपको लग रहा होगा कि क्लिक केमिस्ट्री है क्या? तो देखो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड भले ही होते हों लेकिन उनसे बहुत हेल्प होती है। जैसे मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही तो बनती हैं। कैंसर की उसमें ट्रीटमेंट में बहुत सारी लेजर ट्रीटमेंट चल रही हैं, बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस का यूज होता है। लेकिन उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस में जो बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं बहुत सारे, उनको अवॉइड करने के लिए होती है क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री का मतलब है कि रिजल्ट जल्दी से आ जाए, बाय प्रोडक्ट्स कम बने और रिजल्ट जल्दी आ जाए, तो उसको कहते हैं क्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखना। तो एक फंक्शनल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पे क्विकली चीज़ें होती हैं, एफिशिएंटली चीज़ें होती हैं कि बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे ना निकले और चीज़ें जल्दी से हमें मिल जाएं। सिग्निफिकेशंस का क्या है? तो मैंने आपको बताया केमिस्ट जो होते हैं वो अपन ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर नेचर को थोड़ा सा रिक्रिएट करें, थोड़े से उसको सिंपल करें। तो इसमें मेडिसिन की फील्ड में यूज आती हैं केमिकल रिएक्शंस, तो थोड़ी सी ईजीली चीज़ें हो जाएँ। तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उसको ही सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने डिस्कवरी की है क्लिक केमिस्ट्री की। तो क्लिक केमिस्ट्री जो है वो अननेसेसरी टाइमिंग को बचाती है, अननेसेसरी बायो प्रोडक्ट्स जो होते हैं रिएक्शंस के दौरान उनको रिड्यूस करती है और टाइमिंग को भी सेव करती है। क्लिक केमिस्ट्री का यूज़ तो वैसे ग्लोबली हो रहा है सेल एक्सप्लोर करने में, बायोलॉजिकल प्रोसेस को टैग करने में, और यूजिंग बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस जो होती हैं उससे क्या होता है, कैंसर के जो फार्माकोटिकल्स होते हैं उनके टारगेट को इम्प्रूव करना, ये सब होता रहता है। तो इन दोनों की डिस्कवरी के लिए इनको मिला है। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का किसको मिला है। तो देखो ये अवार्ड दिया गया था नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का स्वीडन और अवार्डेड टू स्वांते पावो स्वीडन के हैं ये, याद रखना। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनकी जो डिस्कवरी है जीनोम से रिलेटेड, जो कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, और आज के जो डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, जो पहले ह्यूमन्स के डिफरेंस थे और आज के डिफरेंस हैं जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में, उनकी डिस्कवरी की वजह से इनको मिला है स्वांते पावो को। क्योंकि हेल्प करेगी पहले लोगों में क्या डिसीजेस थी, आज के में क्या है, पहले लोग कैसे हट्टे कट्टे रह लेते थे, आज क्यों इतने परेशान हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने डिटेक्ट की हैं और बहुत अच्छी पहल है मेडिसिन के क्षेत्र में, ताकि लोगों को जो उनकी बीमारियां होती हैं उनसे थोड़ा सा बचाया जाए। तो इन्होंने जेनेटिक स्ट्रक्चर कलेक्ट की है, जैसे प्राइमरली जो ह्यूमन की स्पीसीज थी 40,000 ईयर ओल्ड पहले, उनके फिंगर बोन, ये सब डिस्कवर किए हैं और एक अच्छी डिस्कवरी इन्होंने की है। अब बात करते हैं फिजिक्स में किसको मिला है नोबेल प्राइज़। तो ये भी स्वीडन के द्वारा दिया गया है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी। किसको मिला है? एलन स्पेक्ट, जोहन एफ क्लॉजर एंड एंटन जेलिंजर को, इनको मिला है तीनों को। तो क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने फोटोन की फील्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है फिजिक्स में, इसलिए उनको मिला है। वियोलेशन ऑफ वेल इनइक्वालिटीज एंड पियोनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो इसमें क्वांटम इंटेलिजमेंट होती क्या है? टू और मोर पार्टिकल इस तरीके से लिंकअप करते हैं कि वो एक कॉमन यूनिफाइड क्वांटम स्टेट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटम इंटेगमेंट। ओके,
सो अगर हम एक पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन करें, यदि वो सेम ही स्टेट बना रहे हैं, तो एक पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन करें तो हमें दूसरे की इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर सकता है, भले ही उनमें कितनी भी डिस्टेंस हो, क्योंकि वो एक जैसी क्वांटम स्टेट एक जैसे शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको मिला है। अब बेल इनक्वालिटी होती क्या है? बेल इनक्वालिटी ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे अगर कोई हिडन वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो को रिलेशन होगा वो एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं बेल इनक्वालिटी। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉमर्शियल लॉन्च ऑफ एल, ये इतना काम का नहीं है। अब बात करते हैं क्वाफो 1 चाइनाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वाफो 1 चाइनाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है, और ये क्या है कि चाइना का पहला फुल स्केल सैटेलाइट डेडिकेटिंग टू रिसर्चिंग सन को डिस्कवर करने के लिए पहला फुल डेडिकेटेड है कि सिर्फ सन को ही करेगा। ये सन की मैग्नेटिक फील्ड को, सोलर फ्लेयर्स को, कोरल मास इंजेक्शंस को और अदर ऑप्शंस को जो कि सन से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कवरी करेगा, याद रखना। ये आदित्य L1 जो था ये इंडिया से था, जो कि सन की जो ऑब्जर्वेटरी थी उसको रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं ऑप्टिमस टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये ह्यूमन की जो मिमिक्री करेगा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो, ये ह्यूमन्स की मिमिक्री करने के लिए बनाया गया है, ताकि ह्यूमन्स की जो चीज़ें होती हैं उसको ये ऑब्जर्व करें। अब बात करते हैं INS हरियंत ने कैरी आउट कर लिया है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? एक ऐसी मिसाइल होती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करती है किसी टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। तो SLBM जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें जो सबमरीन से लॉन्च होने की कैपेबिलिटी रखती है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है टेली मानस इनिशिएटिव। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है ये। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे लॉन्च किया गया है ये। अब बात करते हैं फॉरएवर केमिकल्स जो हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक रिसेंट डिस्कवरी किया है जिसमें बताया गया है कि जितनी भी रेन वाटर का वाटर हमने कलेक्ट किया है उसमें पाया गया है कि कंटेमिनेटेड है वो वाटर, एकदम प्योर नहीं है। उसमें पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस हैं। तो ये होते क्या हैं? PFAs, यानी कि पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस होते क्या हैं? तो ये होते हैं ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो होती हैं, खाना बनाने वाली चीज़ें, वाटर रेजिस्टेंट क्लॉथिंग जो होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक, इन चीज़ों में ये अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन इनका जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या उनका वेस्ट होता है, ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रह जाता है, जिसकी वजह से इनको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं कि ये जल्दी से जाते नहीं हैं, जल्दी से ये ढकते नहीं हैं इन्वायरमेंट में, तो इसकी वजह से इनको फॉरएवर केमिकल बोला जाता है। तो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी आया था, एक ट्रीटी है जो कि 2001 में साइन की गई थी स्टॉकहोल्म में, और इफेक्टिव हुई थी 2004 से। इसका एम था एलिमिनेट करना और रेस्ट्रिक्ट करना यूज, जिनके जो ये यूज है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो कि लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके यूज को एलिमिनेट करना और रोकना, ये इसका काम था। ये केमिकल ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में चलते हैं और बहुत जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होती है एनवायरनमेंट की उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, और ह्यूमंस के और वाइल्ड लाइफ के लिए तो टॉक्सिक होते ही हैं। ओके, इंडिया ने रेटिफाइड किया था ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन 2006 में एज पर आर्टिकल 25 का 4 क्लॉज। तब बात करते हैं फर्स्ट इंडाइजिनस वैक्सीन फॉर सर्विकल कैंसर। तो ये प्रिपेयर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेम क्या है वैक्सीन का? सर्वाबैक, ठीक है। तो स्पेशलिटी क्या है? इंडिया की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेप्लिमोवेराइस वैक्सीन है एक सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट। तो बहुत अच्छी बात है, कैंसर के अगेंस्ट भी आजकल रिसर्च हो रही हैं, अच्छी अच्छी और चीज़ें बन रही हैं ताकि उसको रोका जा सके। पहले तो बहुत बड़ी बात थी कैंसर से डील करना। अप्रूव हुई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि कैंसर की टाइप को, जो सर्विकल कैंसर है, जो एक ऐसा टाइप का कैंसर है जो कि अक्कर होता है सर्विक्स में, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस में, जहाँ पे बेबी को रखा जाता है उसको बोलते हैं यूटेरस। तो लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस में सर्विकल कैंसर होता है महिलाओं को, दैट कनेक्ट टू वेजाइना। वेरियस स्ट्रेन जो है ह्यूमन पेपिलोमाई वायरस के, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से होते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है सर्विकल कैंसर का। तो याद रख लेना वैक्सीन का नाम सर्वावैक। अब बात करते हैं चाइनाज प्लॉट रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट की। ये लॉन्च किया गया है चाइनीज स्पेस एजेंसी के द्वारा, लॉन्च हुआ है नॉर्थ वेस्ट चाइना से। और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? लॉन्च यूजिंग लॉन्ग मार्च 2F करियर रॉकेट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फॉर यूजेबल स्पेसक्राफ्ट।
अब बात करते हैं टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया। तो इंडिया में केरल में ये सबसे ज़्यादा देखा गया, कोलम डिस्ट्रिक्ट में, और जो भी 9 साल के अंतर तक के बच्चे हैं उनमें ये मोस्टली पाया गया। सिम्टम इसके ये हैं कि रेड और पेनफुल ब्लिस्टर आ जाते हैं स्किन पे। पृथ्वी सेकंड ब्लास्ट मिसाइल लॉन्च हुई है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर ली है। शॉर्ट रेंज है ये, शॉर्ट रेंज वाली न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2, और उड़ीसा से लॉन्च हुई है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है एक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, और ये सर्टेन रेंज में टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। स्पेसिफिकेशन क्या है, सिंगल स्टेज है, 2 इंजन है और लिक्विड फ्यूल प्रोपल्सन है। ओके, याद रखना स्ट्राइक रेंज इसकी कितनी है, 350 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 500 से 1000 किलोग्राम तक का ये वॉरहेड कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी। मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च हो सकती है, और पृथ्वी है इंडिया की पहली खुद से बनी हुई ये बैलिस्टिक मिसाइल है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग का देख लेते हैं। तो बहुत सारे एफर्ट की वजह से ऐसा पॉसिबल हो गया है कि जो इंडिया की कैपेसिटी है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग की, वो कंप्लीट हो गई है। नवंबर में था लेकिन जून में ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है, इथेनॉल बेसिकली एक बायोफ्यूल होता है जो कि फर्मेंटेशन से बनता है, शुगर की फर्मेंटेशन से बनता है ये। और इथेनॉल को यदि हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पेट्रोल विद इथेनॉल, उसको कहते हैं इथेनॉल फ्यूल। तो एक क्वासी रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो 2009 में थी, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया था ऑयल कंपनीज के लिए कि उन्होंने पेट्रोल ऐसा ही बेचना है जिसमें एटलीस्ट 5% इथेनॉल हो। ठीक है, और 20% 10% तक आ गए हैं हम, बहुत अच्छी बात है। अगर फ्यूल इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड तो सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर ब्राज़ील, और इंडिया यहाँ पे है 5वें स्थान पे। इथेनॉल ब्लेंडर पेट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो 2003 में लॉन्च हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। टारगेट इसका था 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को हमें हासिल करना है 2025 तक, लेकिन ये 20% 2025 तक करना है, लेकिन अब तो ये हो ही गया है। अब बात करते हैं, इंडिया ने पहला ऐसा वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हासिल किया है। तो ये होता क्या है, तो एक होता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एक होता है सिंपल वाला। ठीक है, तो सिंपल वाला तो हम यूज कर ही रहे थे, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अब हम करेंगे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यूज। तो ये ऐसे मिरर होते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव लिक्विड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें मोस्टली जो कॉमन लिक्विड होता है वो मरकरी होता है, इतना याद रख लेना। इसमें पूछा जा सकता है कि लिक्विड का नाम क्या है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में, तो मरकरी इसमें मोस्टली यूज होता है। इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, जो LMT है ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, स्टेशनरी टेलीस्कोप है, जबकि जो एक कन्वेंशनल टेलीस्कोप होते हैं ये सिर्फ डायरेक्शन जो भी ऑब्जेक्टिव होती है स्काई में, यदि हम टेलीस्कोप को रख रहे हैं, यानी कि स्काई में कुछ बॉडी को देख रहे हैं, किसी सेलेस्टियल बॉडी को, और हम देख रहे हैं इस टेलीस्कोप से, तो वो एक डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन इसमें थोड़ा एडवांसमेंट है, इसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ को आप एक साथ देख सकते हैं, जैसे स्टार्स, गैलेक्सी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एस्ट्रॉयड, इन सबको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मिरर होता है, इसमें लिक्विड होता है मरकरी, और जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप होते हैं उसमें हाई पॉलिश्ड ग्लास मिरर होता है। अब बात करते हैं इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022। तो रिलीज हुई है मार्च 2022 में रिलीज की गई है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। थीम थी इस बार की इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। अब इन्वेस्ट करना है टीबी को एंड करने के लिए ताकि जिंदगियों को बचाया जाए। थीम ऑफ द वर्ल्ड टीबी डे रिपोर्ट। 90% इंक्रीज हुआ है विटनेस इन 2021 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन टीबी पेशेंट नोटिफिकेशंस में इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं वो इसमें 2000 टीबी के जो पेशेंट है 2021 में इतने सारे थे, जबकि 2020 में इतने हैं, मतलब बढ़ गए हैं। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस से बहुत ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ गया है 11%। तो अच्छी बात नहीं है ये। अब देख लेते हैं नासा का ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन। तो इसके अंतर्गत क्या है, 2016 में लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा और कॉन्क्लूडेड हुआ है दिसंबर में। मिशन की ड्यूरेशन 5 साल था। जियोग्राफिकल एरिया कौन सा फोकस किया गया था, ग्रीनलैंड। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू फिगर आउट हाउ मच ऑफ ग्रीनलैंड साइज मेल्ट इज कॉज्ड बाय वार्मिंग ओशंस, की
जब हमारे समुद्र गर्म होते हैं तो उससे जो ग्रीनलैंड की धरती है उसमें कितनी आइस मेल्ट होती है, इसका रिलेशन निकालने के लिए इस जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था, याद रखना। ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया पॉलिसी ये क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बनता है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं होता जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए। ठीक है, ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें यूज होता है। इसके अलावा देख लेते हैं, ये पॉलिसी एम करती है बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि हम खुद से ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें ग्रीन हाइड्रोजन का 5 मिलियन टन तक 2030 तक। अब बात करते हैं ग्राम रिपोर्ट 2022 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एम क्या है रिपोर्ट का? एक्यूरेट और टाइमली इसमें हमें जनरेट करना है चीज़ों को कि कितना अक्रॉस द वर्ल्ड कितना बर्डन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। ठीक है, और ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिग डाटा इंश्योरेंस का। तो जो डेथ होती हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के द्वारा ये बहुत ज़्यादा होने लगी है, ये एड्स और मलेरिया से की डेथ से भी ज़्यादा हो गया है। अब बात करते हैं काला अजर एलिमिनेशन बाई 2023। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है काला अजर जो है उसको एलिमिनेट करने का बाई ईयर 2023 फ्रॉम द कंट्री, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट सेट किया है 2030 तक का, लेकिन इंडिया का है 2023 तक का, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे उन्हें यकीन हो गया होगा कि 2023 तक चीज़ें सही हो सकती हैं। अब बात करते हैं INS विक्रांत की। इंडिया का न्यूएस्ट और मोस्ट पावरफुल शिप है ये। द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वॉज कमीशन सितंबर में कमीशन हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये लार्जेस्ट वॉरशिप है जो कि इंडिया में बना है और पहला स्वदेशी ऐसा है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया है। और मैन्युफैक्चरर कौन है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब बात करते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन की, ये है क्या? तो जनवरी में डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट किया पिग का हार्ट इनटू अ पेशेंट इन अ लास्ट एफर्ट टू सेव हिज लाइफ। किसी पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने पिग का यानी कि सुअर का हार्ट जो है किसी पेशेंट में डाला और कोइंसिडेंटली वो बच गया वो इंसान। पहली बार ऐसा हुआ था मेडिकल हिस्ट्री में, और इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट, यानी कि जो एनिमल्स के ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, वो किसी इंसान की बॉडी में डाले जाएं, उसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। पहले ही फेल हो चुके थे लेकिन अब की बार सक्सेसफुल हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हर बार ही हो जाए, किसी किसी के साथ वर्क कर जाती हैं चीज़ें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं। अब तक हमने साइंस के देखे थे। रिपोर्ट ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट UNDP के द्वारा रिलीज हुआ है। रिपोर्ट ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि लोग डिस्प्लेस करते हैं फोर्सली। तो क्या की फाइंडिंग है रिपोर्ट की? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, विलेंस की वजह से, क्लाइमेट की वजह से 59 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि अपनी ही कंट्री में डिस्प्लेस हुए हैं एट द एंड ऑफ 2021। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने हुए हैं 216 मिलियन। इसके अलावा न्यू डिस्प्लेसमेंट डिजास्टर की वजह से हुए हैं 130 कंट्रीज़ में और टेरिटरी में। ओके, 30% जो है प्रोफेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया है। 40% इंटरनली डिस्प्लेस हाउस होल्ड अर्न लेस मनी देन बिफोर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट से पहले जितना कमाते थे डिस्प्लेसमेंट के बाद उससे कम कमा रहे हैं। ये की फाइंडिंग है रिपोर्ट की। तो देखो, कोई अच्छा कमा लेता है डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्योंकि वो पॉजिटिवली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यदि चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि घर सारा ख़राब हो गया है, डिजास्टर की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो दूसरी कंट्री में तो दूसरी कंट्री के हिसाब से रहना पड़ेगा, दूसरी जगह पे दूसरी जगह के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो इस वजह से चीज़ें जो हैं लेस हो गई हैं। अब बात करते हैं 5 की पाथवे टू डेवलपमेंट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सिक्योरिटी को रिस्टोर करना है। सिक्योरिटी रिस्टोर होगी तभी तो लोग डिस्प्लेस नहीं करेंगे, सिक्योरिटी होगी तो। सिक्योरिटी नहीं होती है तभी तो लोगों को डर लगता है। बूस्टिंग सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू एक्सेस टू जॉब एंड सर्विस। जॉब और सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो लोग क्यों जाएंगे भैया। पार्टिसिपेशन इन्हांस करना, बिल्डिंग कोहेसन, ये सब चीज़ें करेंगे तो सॉल्यूशन मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सोइल। तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सोइल डे।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज किया है ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सोइल। तो देख लेते हैं फाइंडिंग क्या है। तो इट फाइंड ब्लैक सोइल जो है वो ग्रेट रिस्क पे है देन ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से और लैंड यूज में जो चेंज आए हैं उसकी वजह से जो ब्लैक सोइल है जिसमें कॉटन होता है वो रिस्क पे है। ठीक है, ब्लैक सोइल में जो पोटेंशियल है वो 10% ऑफ टोटल सोइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का वो है, इसमें कैपेसिटी है अगर उनको प्रॉपर अटेंशन दी जाए तो। ब्लैक सोइल जो थी वो 2.86% लोग इस पे रहते थे और इसकी जो क्रॉपलैंड की कैपेसिटी थी वो 17.36% थी, जो कि अब घट गई है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। ये पब्लिश हुई है 2021 में, सेकेंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ है और रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूएनएपी एंड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एंड द इकोनॉमिक ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के द्वारा। की हाईलाइट्स इसके क्या हैं? पब्लिक फंड मेकअप 83% और प्राइवेट फाइनेंस 70% ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग इज डोमिनेटेड बाई यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। प्राइवेट एक्टर्स जो हैं कैन कंबाइन नेट जीरो विद नेचर पॉजिटिव गोल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी विल नॉट बी मेट विदाउट एन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी नेचर में तब तक चीज़ें नहीं हो सकती सही। यूएनएपी की बात करें तो 5 जून 1972 को एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें बहुत सारी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, और इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है, याद रखना। सेम इनिशिएटिव तो देख लेते हैं। मैंग्रोव जो होता है एक स्मॉल ट्री होता है, तो आपको पता होगा, या फिर श्रब जो कि कोस्ट लाइन के आसपास ग्रो करता है और इसकी जो रूट होती है वो साल्टी सेडिमेंट में रहती है। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको कंजर्व करने के लिए सेम इनिशिएटिव चलाया गया जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, सेम इनिशिएटिव जो है कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल में, जिसमें फार्मर्स जो है मैंग्रोव प्लांट कर रहे हैं श्रिम्प पॉन्ड के आसपास। तो फार्मर को कल्टीवेशन करना है 30 हेक्टेयर्स तक वेस्ट बंगाल में और वो मैंग्रोव को रीबिल्ड करें सेम इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में बांग्लादेश के साथ कोलैबोरेशन में, इतना याद रख लेना बस। COP15 की बात करते हैं तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है मॉन्ट्रियल कनाडा में और कॉन्क्लूड हुई है मॉन्ट्रियल कनाडा में और टुक प्लेस करी है चाइना में हुई है ये। देख लेते हैं की टारगेट इसके क्या है। इसमें रीस्टोर करना है 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम ग्लोबली बाय 2030। ये है 30/30 डील, यानी कि 2030 तक आपको 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है, कंजर्व करना है 30% एरिया। ठीक है, इसके अलावा रिस्क जो होते हैं पेस्टिसाइड से उसको एटलीस्ट 50% तक कम कर देना है 2030 तक। ग्लोबल फुटप्रिंट जो होते हैं इसके कंजप्शन को रिड्यूस करना है 2030 तक। सेफ, लीगल और सस्टेनेबल यूज करना है वाइल्ड स्पाइसेस का 2030 तक के मिशन इसमें बताए गए हैं जो COP15 हुई है। अब बात करते हैं COP27 की। ये हेल्ड बिटवीन नवंबर में हुई है ये, और ये हुई है एग्याप्त में, याद रखना। फर्स्ट COP हुई थी बर्लिन में। COP26 की बात करें तो ग्लासगो में हुई है यूके में, और COP28 जो होगी वो होगी यूएई में। ये याद रख लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। COP27 हुई है एग्याप्त में, 26 हुई है ग्लासगो यूके में जो कि हो चुकी है पहले। COP28 जो आने वाली है यूएई में होगी। अब बात करते हैं इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 की। तो बायो इकोनॉमी होती क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें बायोलॉजी का इस तरीके से यूज होता है कि इन्वायरमेंट को अच्छे से कंजर्व किया जाए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ऐसी चीज़ें इकोनॉमी में हम ऐड करें तो उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमी। ओके, अब देख लेते हैं बायो इकोनॉमी रिपोर्ट के फाउंडिंग। तो रिलीज की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। प्रिपेयर किसके द्वारा की गई है? मेक इन इंडिया फैसिलिटेशन सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर की गई है ये। हाईलाइट इसके क्या है कि बायो इकोनॉमी में रजिस्टर हुआ है 14.1% ग्रोथ इसमें हुई है, अच्छी बात है। और इंडियन की जो बायो इकोनॉमी है वो इंडिया के जीडीपी का 2.6% इसमें हिस्सा शेयर करती है, ये भी अच्छी बात है। इंडिया टॉप 3 में आता है साउथ एशिया में, एंड टॉप 12 डेस्टिनेशन आता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड में। ओके, जो कि 3% शेयर करता है ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA है अप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आउटसाइड US से। इंडिया की इसके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $300 बिलियन तक टच कर जाएगी 2030 तक। बायो फार्मा सेक्टर जो है वो अकाउंट करता है लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ बायो इकोनॉमी। ठीक है,
अब बात करते हैं रामसार कन्वेंशन ऑफ कॉप 14 वेटलैंड्स। तो 14 मीटिंग इसकी हुई है रामसार कन्वेंशन पे। तो देख लेते हैं इसके फाइंडिंग। तो कोहिस्ट हुई है चाइना जेनेवा के द्वारा, हेल्ड हुई है नवंबर 2022 में। थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट। तो रिलीज की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसमें बताया गया है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है डिजास्टर्स की वजह से। ठीक है, डिजास्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस इसमें देखने को मिल रहा है। इंडिया को टोटल USD 3.2 बिलियन का लॉस हुआ है फ्लडिंग की वजह से। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। COP27 में रिलीज हुई थी और देख लेते हैं इसकी फाइंडिंग्स। इंडिया की रैंक इसमें 10th थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ये पब्लिश की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स याद रखना, इतना याद रख लेना बस। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। ये रिलीज हुई है सितंबर में, रिलीज की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन द्वारा। फोकस क्या है इसका? फोकस है इसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन ड्राइव फास्टर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में किस तरीके से हम फास्टरली रिडक्शन कर सकते हैं, ये इसका फोकस है, याद रखना। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, फोकस किस पे, इसको बस याद रख लो आप लोग। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोब क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट। अब इसका भी देखेंगे। तो फोकस इस किस पे करती है, तो सबसे पहले ये देख लो कि रिलीज कौन करता है। तो रिलीज करता है इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इतना याद रख लो। और फोकस किस चीज़ पे होता है, डिटेल ऑफ क्लाइमेट इंडिकेटर जैसे टेम्परेचर, ओशन हीट, जो भी हमारे ओशन में इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि चीज़ें कितनी चेंज हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, सी आइस ग्लेशियर है, एक्सट्रीम वेदर है, सी लेवल राइज है, ओशन एसिडिफिकेशन, ये बताते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पर इसका फोकस है। ओके, रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि पास्ट 7 ईयर जो है ये हमारे रिकॉर्ड में वार्मेस्ट 7 ईयर रहे हैं हिस्ट्री में। पहले ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर देखा गया है अर्थ पे। तो ये तो सबको ही नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। तो रिलीज़ की गई है ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है बाई एनुअली। कि ये हाईलाइट इसकी क्या है, फॉरेस्ट कवर करता है 31% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। इसके अलावा 124 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं कोविड-19 के बाद, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग है। और हम 420 मेगा हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है लॉस्ट कर चुके हैं 2020 से 1990 तक के बीच में ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग थी। तो याद रख लेना किसके द्वारा रिलीज की गई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। तो ये की गई है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये पब्लिश की गई है स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। पब्लिश की गई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो रिपोर्ट का बेस किस पे है, PM2.5 क्वालिटी डाटा। और इतनी सारी सिटीज़ में 117 कंट्रीज़ में से ये डाटा पब्लिश हुआ है। कि हाईलाइट इसकी क्या है, एयर पॉल्यूशन की वजह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरनमेंट हेल्थ थ्रेट हो रही है। एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। पहले लोग इतने कहाँ बीमार पड़ते थे और कितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं अभी। अब बात करते हैं UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। तो इसका बस इतना याद रख लो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करती है, जो भी इमर्ज हो रहे हैं मतलब नए नए चल रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बात करती है। और UNEP के द्वारा रिलीज होती है। 3 सेगमेंट में आती है, नॉइज पॉल्यूशन, फिनोलॉजिकल शिफ्ट एंड वाइल्ड फायर्स। अगर बात करें इसमें से क्या रिपोर्ट आया है, तो देखो 5 ऐसी इंडियन सिटीज़ बन गई हैं जो कि सबसे ज़्यादा नॉइजेस्ट सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, जैसे असनसोल, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुरादाबाद, ये सब बहुत ज़्यादा नॉइज करती हैं। अब बात करते हैं 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो न्यू दिल्ली में ही हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और
5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हुई है अक्टूबर में। इनाग्रेट की गई है श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं उसके द्वारा। इंडिया और फ्रांस को रीइलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट ISA का, इंटरनेशनल सोलर असेंबली का, 2 साल के लिए। GM क्रॉप का देख लेते हैं। रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, उसने अप्रूव कर दिया है सीड प्रोडक्शन प्रायर टू कॉमर्शियल रिलीज ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो देख लेते हैं ये है क्या। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट है हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड का। तो जेनेटिकली क्रॉप वही होती हैं जिनमें थोड़ा सा कुछ जेनेटिक ऐसा चेंज लाया जाए ताकि उनकी वैरायटी में थोड़ा डिफरेंस आए, थोड़ी क्वालिटी उसकी इंप्रूव हो। लेकिन ये हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। अगर अप्रूव हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, यदि अप्रूव नहीं होती तो नहीं है बेनिफिशियल। तो GM क्रॉप में क्वालिटी चेंज होती है जेनेटिक्स थोड़ा सा चेंज करके। अगर वो अप्रूव हो रही है इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के लिए वो ठीक है, यदि अप्रूव नहीं होती तो वो बेकार है। ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया ने अप्रूव किया है कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ओनली वन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसका नाम है BT कॉइन, जिसको ह्यूज सक्सेस मिली थी। ओके, अभी इसका सिर्फ सीड प्रोडक्शन को अप्रूव किया गया है जो कि मस्टर्ड का है, और ऑलरेडी हम कर चुके हैं कॉटन का। 13th एमिशन गैप रिपोर्ट की बात करते हैं। इसको रिलीज किया गया है UNEP के द्वारा, इतना याद रख लो। तो इसमें क्या रिपोर्ट एक्सेस करता है, जो गैप है जो कि एमिशन 2030 में जो भी हमने एमिशन के टारगेट बनाए थे कंट्री में डोमेस्टिकली, और जो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट थे उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, 1.25 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है, 2 डिग्री करना है। तो उसमें और जो डोमेस्टिकली जो हमने टारगेट सेट किए हैं इंडिया वाइज, वो कितना उसमें डिफरेंस आया है, क्या उसमें थोड़ा अचीवमेंट आया है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसको ही डिफरेंस को मद्देनज़र रखने के लिए ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। तो ये डिफरेंस है इतना एस्टिमेटेड टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है रिजल्टिंग फ्रॉम द हमने फुल इम्प्लीमेंटेशन करती हैं जो भी हमने नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन सेट किए थे, और जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किए हैं उनमें कितना डिफरेंस है ये चेक करता है एमिशन गैप। अब बात करते हैं मिशन लाइफ की, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो नोडल एजेंसी है इसकी नीति आयोग, और लॉन्च की गई है अक्टूबर में। क्यों की गई है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि UN के द्वारा सेटअप किए गए हैं उनको अचीव करना इसका उद्देश्य है। मिशन लाइफ का याद रखना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 एडिशन इसका 8th था। प्रिपेयर की गई है रिपोर्ट जो है वो डेवलप की गई है एक्सपर्ट फ्रॉम 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ G20 कंट्रीज। थीम थी इस बार की G20 रिस्पॉन्स टू द एनर्जी क्राइसिस क्रिटिकल फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्लाइमेट और एनर्जी क्राइसिस के बीच में लिंक सेट करती है, और इसके अलावा देख लेते हैं की फाइंडिंग। तो एज पर द रिपोर्ट लॉसेज वर हाईएस्ट इन 4 सेक्टर। किस में लॉस आया है, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शंस। USA की रैंक इसमें फर्स्ट है। इंडिया जो है सफ़र करता है इनकम लॉस ऑफ 5.4% GDP, जो कि हाईएस्ट है G20 नेशंस में। अब बात करते हैं रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 रिलीज की गई है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क के द्वारा। सीरीज 17 थी। की हाईलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया ने ऐड किया है 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन 2021। थर्ड हाईएस्ट है चाइना और USA के बाद। बहुत अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। अब बात करते हैं री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज एट कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में दोबारा से चीता को री इंट्रोड्यूस कराया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे पे रिलीज किए 8 अफ्रीकन चीता मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से लाए गए थे, जो कि और चीता जो है इंडिया में वो 19 फरवरी में एक्सटेंट हो चुके हैं। ड्यू टू मच रेकलेस हॉन्टिंग एक्टिविटी की वजह से वो एक्सटेंट हो चुके हैं, तो वापस से लाए हैं साउथ अफ्रीका से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो वर्क कर रही है क्लाइमेट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। और 50 चीता जो है डिफरेंट नेशनल पार्क में कंट्री में 5 साल में ये और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, और ऐसा पहली बार है वर्ल्ड में दैट ए लार्ज कॉर्निवोर दोबारा से रीलोकेट होगा। कोई कार्निवोर यानी कि जो मांसाहारी है जो जीव, तो वो एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह रीलोकेट होगा। ये बहुत बड़ी बात है, पहली ऐसी बार हुआ है।
कूनू नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये कूनू रिवर के नाम पे दिया गया है कूनू नेशनल पार्क, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। अब देख लेते हैं, ये हम देख चुके हैं ये वाला नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो डेवलप की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु और न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंक्लूसिव गाइड कलेक्ट करेगी, एयर क्वालिटी डाटा स्टडी करेगी और इम्पैक्ट करेगी और उसके सॉल्यूशन निकालेगी। बेसिकली एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना ही इसका उद्देश्य है। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पब्लिश हुई है WMO के द्वारा, इतना याद रख लो बस। तो इसकी ये फाइंडिंग याद रख लो, बिटवीन 2022 से 2026 तक जो एनुअल मीन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 1.1 से 1.7 रहेगा, जो कि सेल्सियस हाइयर है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल हमने सेट किए हैं उससे ज़्यादा है। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, इसके बारे में बात हो रही है और जिसका नाम है मिराई। टोयोटा ने लॉन्च किया है ये, और इसके अलावा नेम इसका मिराई है, जो कि फ्यूचर जिसको बोलते हैं जापानीज में। लॉन्च किया गया है टोयोटा इंडिया मोटर्स के द्वारा। रेंज इसकी क्या है 6500 किलोमीटर तक की सिंगल चार्ज में। और एम क्या है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, इन सब को स्प्रेड करना इसका उद्देश्य है। एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो वर्ल्ड बैंक का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड रिलीज हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल का है। रिलीज किसके लिए किया गया है, टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एफोर्ट टू कंजर्व ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि साउथ अफ्रीका का जो मिशन चल रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने का, उसके सपोर्ट के लिए रिलीज किया गया है। और इसको राइनो बॉन्ड भी बोला जा रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो कंजर्वेशन आउटकम जो कि ब्लैक राइनो पॉपुलेशन के लिए बनाया गया है। इंडिया का पहला बायोमास प्लांट हाइड्रोजन प्लांट जो है मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है, इतना याद रख लो। इंडिया का पहला जियो पार्क जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में सेटअप होगा। वाटर वर्ल्ड स्टेट सर्वे देख लेते हैं 2022। चिल्का लेक जो कि एशिया के लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है, इसने अभी विटनेस किया है मंगोलियन गोल जो कि अनकॉमन है इसको, और वाटर बॉडी इन उड़ीसा विंटर में अभी हाल ही में देखा है इसको। तो वाटर वर्ल्ड स्टेटस सर्वे जो है प्लेस कहाँ पे हुआ है, चिल्का लेक उड़ीसा। रिपोर्ट रिलीज की गई है उड़ीसा स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कौन सी बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड है, नालावंद बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, खोड़ा, पूरी गंजम। एवरी ईयर ये हेल्ड होती है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में चालू होने वाला है, और इतना याद रख लो बस, जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट फर्स्ट वाला इंडिया में लद्दाख में। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में सेटअप होगा, याद रखना। इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट निकलते हैं उनका रिसाइकिल होगा, तो अच्छी पहल है ये। दिल्ली में होगा, याद रखना। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट देख लेते हैं। न्यू रिपोर्ट जिसका नाम है लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड वाइड फंड सम 35% रेन फॉरेस्ट या तो टोटली लॉस्ट हो गया है या फिर डिग्रेड हो गया है। अब बात करते हैं न्यू टारगेट अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद सेट किए हैं न्यू टारगेट, 40% रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर में, और अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2026 तक। ओके, अर्लियर पहले गोल था 20 से 30% रिडक्शन करना है 2024 तक, अब 40% कर दिया है 2026 तक। अब बात करते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रबर डैम जो कि बिहार में बनने जा रही है, याद रखना। कंट्रीज लार्जेस्ट रबर डैम एंड स्टील ब्रिज ओवर द फाल्गु रिवर, ओके, नियर विष्णुपद टेम्पल गया में, बिहार में। राहिनो मेमोरियल इन काजीरंगा नेशनल पार्क, तो अभी राहिनो मेमोरियल पार्क जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में अनवील हुआ है, और ये अवॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न्स है। इट इज़ 3 राइनो स्कल्पचर, एन एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल एंड काल्फ। इंडिया का पहला इंडाइजेशनली यानी कि स्वदेशी डेवलप्ड लिथियम आयन सेल जो है ये अभी लॉन्च हुआ है, अनवील हुआ है। अब बात करते हैं क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन की। तो ये 5 जून को हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च। मिनिस्ट्री थी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या था,
इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक बनाना है कंट्री को। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है जियांट स्टिंगरे, ये रिवर में पाई गई है कंबोडिया की में। स्टेट बटरफ्लाई जो है सिक्किम की, इसको डिक्लेयर किया गया है ब्लू डक को, याद रखना ब्लू डक। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ है कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। एडिशन इसका 4th था। अब बात करते हैं COP15 UNCD की। तो ये आइवरी कोस्ट पे हुई है। COP15 की थीम थी लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम सेक्रेसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, मतलब तुच्छता है तो उससे बहुत ज़्यादा विविधता वो है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धता है, ठीक है। तो हमें कम से बहुत ज़्यादा पे पहुंचना है। COP14 जो कि 19 में हुई थी, 2019 में न्यू दिल्ली में हुई थी। 75th वर्ल्ड असेंबली ये ऑर्गेनाइज हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और थीम थी इसकी बार की हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। यदि पीस है तभी तो हेल्थ है, और हेल्थ है तभी तो पीस है। अब बात करते हैं नंजारैन टैंक जो कि रिसेंटली डिक्लेयर हुई है 17th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, याद रखना नंजारैन टैंक तमिलनाडु में है। फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर EV चार्जिंग स्टेशन, ऑर्गेनिक वेस्ट से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बल्ब बना रहे हैं चार्जिंग स्टेशन, ये मुंबई में लॉन्च हुआ है, याद रखना। ब्लू ब्लॉब नॉर्थ अटलांटिक ओशन या आइसलैंड में ब्लू बॉब को निकनेम दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जो आइसलैंड है ग्लेशियर वो मेल्ट कर रहा है इसलिए वजह से, और ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी आइस लो हो जाएगी 2050 तक। राजस्थान फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जिसने 10 गीगावाट जो सोलर कैपेसिटी है उसको सरपास कर लिया है। तो बहुत अच्छी बात है, राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री में। पाली जो है इंडिया की पहली ग्राम कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखना, बन गई है ऐसी इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पाली, ये जम्मू कश्मीर में है। संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव चलाए गए हैं ताकि रिसाइकलिंग की जाए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो इसका मोटो है संबट का नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज राइट थिंग टू डू विच इज़ टू बी डन इन राइट वे। तो 2 इनिशिएटिव चलाए गए हैं, स्वभाव एंड स्वावलंबन। 50 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं UNEP को, जो कि 1972 में फाउंड हुआ था नैरोबी केन्या में। फर्स्ट डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु की सरकार ने सेटअप किया है, और डंगंग कंजर्वेशन रिजर्व है। डंगंग जो है सी काऊ होती है बेसिकली, तो इसके कंजर्वेशन के लिए किया गया है। और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो डंगंग होती हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 ये ऑर्गेनाइज हुई है एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है टेरी। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल प्लेटफॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को अचीव करने वाले में। अब देखो यूपी के करंट अफेयर्स आ गए हैं, जो बच्चे UPPSC की तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। DG यात्रा एट वाराणसी एयरपोर्ट, तो DG यात्रा का मतलब है बिना पासपोर्ट के, बिना मतलब पेपर के, जैसे कि पेपर दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं पासपोर्ट पे, उस पर क्या नाम है उसका, एयरपोर्ट पे, तो उसके बिना ही चीज़ें आसान होंगी। आपको बस DG मतलब मोबाइल से चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। और ये सिविल मिनिस्टर एविएशन ज्योतिंद्रा राय सिंधिया के द्वारा लॉन्च हुआ है। DG यात्रा नेशनल कैपिटल में हुआ है, वाराणसी में भी एयरपोर्ट पे 7 एयरपोर्ट्स पे लॉन्च हुआ है, दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, फिर आगे चल के हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, मार्च 2023 तक। तो इन सब में DG यात्रा होगी, यानी कि डिजिटली आप आसानी से हैसल फ्री यात्रा कर सकेंगे, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने चालू की है इनकम फार्मर्स की इंक्रीज करने के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम का मतलब है ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए। मुंदेरा बाजार एंड तेरी अफगान विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि चेंज करें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के जो नाम है उनको, जैसे मुंदेरा बाजार म्यूनिसिपल काउंसिल को चोरी छोड़ा के नाम से करें, और तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला के नाम से करें। नाम ही चेंज करते रहते हैं यहाँ पे। तो वर्ल्ड फेस्टिवल देख लेते हैं। योगी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड फेस्टिवल बुंदेलखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो कंट्री का पहला रैपिड ट्रेन जो है दुहाई और गाजियाबाद के बीच में चलेगी। अब बात करते हैं कंट्री का लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट जो कि वृंदावन में बनने जा रहा है, अच्छी बात है। स्टेट की पहली काऊ सेंचुरी जो कि चंदन विलेज पुकराजी ब्लॉक मुजफ्फरपुर नगर में यहाँ पे बनेगी, याद रखना। फर्स्ट काऊ सेंचुरी मुजफ्फरपुर नगर चंदन विलेज।
मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमएसएमई, तो उत्तर प्रदेश जो है इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहा है और उत्तर प्रदेश जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमएसएमई यूनिट इसमें है। अब बात करते हैं ग्लास स्काई वॉक। तो उत्तर प्रदेश जो है पहला ग्लास स्काई वॉक जो है इसको फाउंड करेगा तुलसी वाटरफॉल में, चित्रकूट में। इसको पहले शबरी वाटरफॉल बोला जा रहा था एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया तुलसी वाटरफॉल के नाम से। ओके। क्लीन एयर सर्वे 2022 में 3 यूपी की सिटी लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जो है इन्होंने टॉप 3 में अपना स्थान हासिल किया है। लखनऊ जो है नंबर 1 सिटी बन गई है नेशनल रैंकिंग क्लीन एयर सर्वे में। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, 53rd टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का और उत्तर प्रदेश का ये चौथा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है बुंदेलखंड रेंज उत्तर प्रदेश में। रानीपुर के अलावा अगर बात करें तो 3 और टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, दुधवा, पीलीभीत, नमनगढ़। लखपति महिला कार्यक्रम, तो योगी आदित्यनाथ ने चालू करने जा रहे हैं लखपति महिला कार्यक्रम, ताकि जो वोमेन है स्टेट की वो फाइनेंशियली मोर कैपेबल बन सकें। ओके। 11 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च होगा अभी तो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी की। तो इसमें जनरेट करना का उद्देश्य है 22,000 मेगावाट सोलर पावर नेक्स्ट 5 ईयर तक अंडर सोलर पॉलिसी 2022। जीआई महोत्सव इनॉग्रेटेड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर अर्जुन राम मेघवाल ने इनॉग्रेट किया है 6 डे का दीनदयाल हस्तकला संकुल एट वादा लालपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो जीआई महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा। सेंट्रल ने अप्रूव किया है 3 एलिफेंट रिजर्व और इंडिया में नाउ 33 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं और जो 3 एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश में बनेगा। ओके, याद रखना। इंडिया का फूड एक्सपोर्ट लखनऊ में हुआ था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश टॉप कर गया है कंट्री में इन वैक्सीनेशन अगेंस्ट लंपी वायरस। लंपी वायरस के में वैक्सीन लगाने पे उत्तर प्रदेश टॉप पे आया है। बाजरा प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश की 2nd रैंक है, पहली रैंक राजस्थान की है, याद रखना। एशिया का पहला पैथोगन रिडक्शन मशीन लखनऊ में चालू होगी। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक वेस्ट एमिशन में 8वीं रैंक पे है, गोवा की रैंक 1 है। नंदी सेंचुरी टू बी बिल्ट इन मुरादाबाद डिवीजन। ओके। अलख पांडे फिजिक्स वाला नेम्ड इन ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रिच लिस्ट, तो ये यूपी से हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। इंडिया की 2nd नैनो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप हुआ है प्रयागराज में, ये भी याद रख लेना आप लोग। स्टेट प्लानिंग कमीशन नाउ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बन गई है। मेट्रो एंड 12 सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश चालू होगी। सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर बन गया है जीआई स्टार्टर्स 23 में। रूपल चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 में। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल हुआ था 2022 का जुलाई में। इनॉग्रेट हुआ था 4 डे लखनऊ आम महोत्सव एट अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। ओके। ऑर्गेनाइज हुआ था ये हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं बिगेस्ट मॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया जो कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट, जिसका नाम है लखनऊ में है लुलु मॉल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है संत कबीर अकेडमी और रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट मगध। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन काशी विश्वनाथ धाम, ये पहला ऐसा टेम्पल होगा स्टेट में जो कि कम्प्लीटली कार्बन फ्री और डस्ट पार्टिकल फ्री हो बनेगा। स्पैरो यूपी पोर्टल फॉर पीसीएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट। आगरा कैंट स्टेशन जो है इसको ग्रीन रेटिंग मिली है आईजीपीसी के द्वारा इन टर्म ऑफ ग्रीनरी, गार्बेज मैनेजमेंट और क्लीननेस के लिए। इस्कॉन और प्रेम टेम्पल जो मथुरा के हैं उनको भोग सर्टिफिकेट मिलेगा। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ एफएसएसआई गवर्नमेंट ग्रांट करता है भोग सर्टिफिकेट टू प्रेम टेम्पल एंड इस्कॉन ईट राइट प्रोग्राम के लिए। घरौनी योजना को देख लेते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं 2.5 करोड़ पीपल, उनको घरौनी सर्टिफिकेट मिलेंगे स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत।
तो इसके अंतर्गत क्या होगा, लोगों को इजीली लोन मिल जाएगा और जो भी उनके ओनर्स हैं, लैंड से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से उनको फैसिलिटी मिल जाएंगी ताकि वो अच्छे से अपने झगड़ों को सुलझा सकें। अयोध्या में लॉन्गेस्ट सरयू रिवर बनने जा रही है। ई पेंशन पोर्टल ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। बुद्ध और भटकंडी म्यूजिक कॉलेज जो है उसको कल्चरल यूनिवर्सिटी का स्थान इसमें मिल जाएगा। नए एडवोकेट जनरल रहे उत्तर प्रदेश के अजय कुमार मिश्रा। इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर में बिल्ड होगा। और अमृत सरोवर जो मिशन थे नेशनल पंचायती डे 24 अप्रैल को ही लॉन्च हुए हैं, अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में। ये सब देख लो। दस्ता कंपनी जो भी कम्युनिकेबल डिसीजन उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। टैब्लू जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी पिछली बार, उसको सबसे बेस्ट झांकी इसमें अवार्ड मिला था। मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च हुआ है न्यूयॉर्क में। फर्स्ट ग्रीन बूथ लखनऊ में बनेगा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में फाउंडेशन, इसका स्टोन का फाउंडेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये बजट है, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिहार के करंट अफेयर जो बच्चे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के बाद पीडीएफ अपलोड कर दूँगी, आप इससे पढ़ सकते हैं इसको। बिहार के करंट अफेयर्स हैं, बीपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब आ गए हम अपनी शॉर्ट न्यूज पे। तो जस्टिस ऋतु राज अवस्थी जो है रिटायर्ड कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं ये, और ये अपॉइंट हुई हैं चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना। अरुणा जो मिल्लर हैं ये इंडियन अमेरिकन वुमेन है। अरुणा मिल्लर ये बन गई हैं पहली इमिग्रेंट जिनको ऑफिस मिलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मारिया लैंड मिड अटलांटिक और रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। नीरज चोपड़ा जो है स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इनको अपॉइंट किया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर नवंबर में। ग्रेग बार्सले जो है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्सले रिलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन 2 साल के लिए दोबारा से। नताशा पिर्क-मूसर इन्होंने सेकंड राउंड जीता है स्लोवेनिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं। नताशा पिर्क-मूसर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है कंट्री की, स्लोवेनिया की। अरविंद विरमानी जो है फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं ये, और ये अपॉइंट हुए हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। अब बात करते हैं श्री राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल के द्वारा इन्वाइट हुए थे एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर द उनके जो अपकमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं उनके लिए। दीपा मलिक जो है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डिजाइनेटेड पद्मा श्री खेल रत्न अर्जुन अवार्डियन प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक एज निक्षय मित्रा एम्बेसडर इन द न्यू दिल्ली। निक्षय मित्रा एम्बेसडर इनको बनाया दिया गया है। ललित भसीन को अपॉइंट किया गया है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नेशनल आइकॉन है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। डॉक्टर विवेक मोती जो है ये नॉमिनेट किए गए हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू सर्व एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उमेश ललित इनके जो थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सक्सेसर बन गए हैं। ओके, यानी कि अक्टूबर 2020 में एक नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, 50th चीफ जस्टिस। अपराजिता सारंगी ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की उसकी मेंबर बन गई हैं। उड़ीसा से ये लोकसभा मेंबर हैं।
भारती दास जो है ये कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये अपॉइंट हुई हैं भारती दास। डॉक्टर प्रशांत गर्ग ये मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस एकेडमिया ऑर्थोलॉजिकल इंटरनेशनल ये बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बन गई हैं फर्स्ट नॉन गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 24 ईयर एंड फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट चीफ ऑफ ग्रैंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 4 डिकेड्स। शेफाली जुनेजा इलेक्ट हुई हैं चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी ट्रांसपोर्ट कमेटी। गीता गोपीनाथ जो है इंडिया की जो बॉर्न गीता गोपीनाथ है फर्स्ट वुमेन और सेकंड इंडियन ऐसी बन गई हैं जो कि फीचर हुई हैं वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, याद रखना। डेनियल विक्रमसिंघे जो है ये श्रीलंका के पॉलिटिकल एंड 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शेख मोहम्मद साहब अल सलीम न्यू प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं। विराट कोहली जो है इंडियन क्रिकेट स्टार विराट कोहली, इन्होंने 200 मिलियन फॉलोवर अपने क्रॉस कर लिए हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। रुचिरा कंबोज जो है अपॉइंट हुई है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क। परमेश्वरन अय्यर जो है अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। अनिल खन्ना जो है अपॉइंट हुए हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मेजर जनरल बाजराम बेगाज ये जो है अल्बानिया के पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है इनको टॉप मिलिट्री ऑफिसर एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। कृष्णा श्रीनिवास जो है डायरेक्टर ऑफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट बन गए हैं। आरती प्रभाकर जो है ये हेड ऑफ यूबाइट यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की हेड बन गई हैं। गीतांजलि श्री ने अवार्ड जीता है 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन, जिनका बुक का नाम था टॉम्ब ऑफ सेंट, जो कि ट्रांसलेट हुई है डेजी रॉकवेल के द्वारा। ओरिजिनल नेम था बुक का रेत समाधि और बुक रिटन हुई है हिंदी में ओरिजिनली, और एंड इज़ द फर्स्ट बुक ऐसी इंडियन लैंग्वेज में जिसने ये हाई प्रोफाइल अवार्ड जीता है, तो आपको पढ़नी चाहिए ये बुक। कैटलिन नोवाक जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है हंगरी की, याद रखना। सुमन बेरी जो है ये इकोनॉमिस्ट बन गई हैं वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग की। अजय कुमार सूद जो है एमिनेस्ट फिजिसिस्ट है, अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। जय शाह जो है बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा अपॉइंट हुए हैं आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर के रूप में ओथ ग्रहण की है। हर्षवर्धन सिंगला जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला अपॉइंट हुए हैं चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में। हिमंता विश्वा शर्मा जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेकंड 4 ईयर टर्म के लिए 2022 से 2026 तक। एन चंद्रशेखरन जो है चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया के। राजा कुमार जो है ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सिंगापुर जो है इसकी प्रेसिडेंसी हेल्ड करेगा एफएटीएफ की इस बार, जब से मेंबर बना है तब से पहली बार सिंगापुर करने जा रहा है। माधवी पुरी बीच अपॉइंट हुई हैं चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, सेबी की पहली वुमेन है जो कि हेड कर रही हैं सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर को। जी अशोक कुमार जो है फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवी जी अशोक कुमार अपॉइंट हुए हैं इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। प्राजक्ता कोहली जो है इंडिया की फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई हैं। नवदीप कौर जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने अवार्ड जीता है वेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का प्रेस्टिजियस मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट इन नेवेदा लास वेगास में। वीरेंद्र सिंह पठानिया ने चार्ज किया है टुक इंडियन कोस्ट गार्ड का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड के बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अनिल कुमार लोहाती टेक चार्ज एज चेयरमैन। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि नेशनल न्यूज़ में थी। सुब्रकांता पांडा जो है अनाउंस हुए हैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के।
इसके अलावा गौरव द्विवेदी जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ये अपॉइंट हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के। अरुण कुमार सिंह जो कि बीपीसीएल के फॉर्मर चेयरपर्सन थे, अरुण कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन इंडिया के ओएनजीसी के, याद रखना। राजश्री गुप्ता जो है ओएनजीसी विदेश की मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। इसमें देख लेना, जो भी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। नला थम्बी के सभी सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट जो हैं ये बन गई हैं पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर, ये इंपॉर्टेंट है। सुरेश एन पटेल जो हैं विजिलेंस कमिश्नर, सुरेश एन पटेल अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, याद रखना। संजय अरोड़ा जो हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं, पहले तमिलनाडु कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। डॉक्टर मनोज सैनी जो हैं अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, पहले प्रदीप कुमार जोशी थे, अब डॉक्टर मनोज सैनी बन गए हैं। संजीव कपूर जो है अपॉइंट हुए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेट रेलवेज। विनीत जोशी जो कि आईएएस हैं अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। रवि मित्तल जो है फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट के, इन्होंने चार्ज लिया है चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ऑब्ituary देख लेते हैं कुछ नेशनल। तो जमदेव सिरानी जो थे स्टील मैन ऑफ इंडिया थे, पास कर गए हैं, यानी कि मृत्यु हो गई है इनकी। श्याम सरन नेगी जो हैं इनको देख लेते हैं, उनको इंडिया का पहला वोटर बोला जाता है। राजू श्रीवास्तव जो कि 58 की एज में मर गए हैं, ये चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के। राकेश झुंझुनवाला जो कि वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स थे, ये भी पास हो गए हैं अभी। ये कृष्णा कुमार कन्ना जिनको के बोला जाता था, म्यूजिक में बहुत इन्होंने अच्छा योगदान दिया है, इनकी भी मृत्यु हो गई है। लता मंगेशकर को तो आप सभी जानते होंगे, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी इनका अदर नेम था, इनकी भी मृत्यु हो गई। इनको 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे। इसके अलावा उन्होंने भारत रत्न भी जीता था 2001 में, दादा साहेब फाल्के पद्मा अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीते थे। पंडित बिरजू महाराज जो कि एक लीजेंडरी कथक मिनिस्टर हैं, कंपोजर हैं, सिंगर हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई। और ये ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा के रूप मतलब पैदा हुए थे ये, और पॉपुलरली इनको बोला जाता था महाराज जी और पंडित जी। लखनऊ घराना से थे कथक के। ये पद्म विभूषण इनको मिल चुका था, कंट्री का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और एक बुक थी उनकी लाइफ पे जिसका नाम था नृत्य सम्राट, ये लॉन्च हुई थी 2021 में। अब देख लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर। तो नेम और अपॉइंटेड। महेंद्र सिंह धोनी को नेवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अपॉइंट किया गया है। सूर्य कुमार यादव जो है अरवन गबरू एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं। प्रसून जोशी उत्तराखंड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। AR रहमान इंडो यूकी कल्चर प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर के बने हैं। सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के बने हैं। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बनी है। ऋषभ पंत डिश टीवी इंडिया के बने हैं। शाहरुख खान थम्सअप के बने हैं। अमिताभ बच्चन मैडी बड़ी। रामचरण हीरो मोटर कॉप। अक्षय कुमार ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बने हैं यूके उत्तराखंड की। अब प्लेसेस देख लेते हैं जो न्यूज में थे। नेशनल तासीगंग जो है लाहौल एंड स्पीति हैज़ अ वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन रजिस्टर्ड वोटर। कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा डेडिकेट किया गया है। 600 मेगावाट का कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन नेशन को अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना। सीता बिदारा विलास जो कि बिहार में है, और 14 फीट का स्टैचू जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है, यहाँ पे अनवील किया गया है। इंदौर की बात देख लेते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी करंट सिनेरियो एंड वे फॉरवर्ड ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे। सिक्किम का देख लेते हैं। इंडिया का पहला एवलांची मॉनिटरिंग रडार यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है सिक्किम में। भावनगर में वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल, गुजरात में भावनगर में स्टोन फाउंडेशन इसका PM मोदी के द्वारा रखा गया। मायापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैदिक टेम्पल जिसको टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिनियम भी बोला जा रहा है, 2023 में मायापुर के नंदिया डिस्ट्रिक्ट में ये होगा चालू। मंडला एक ट्राइब डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ये इंडिया का पहला फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तिरुपति की बात करते हैं। इंडिया का पहला फुल फ्लैज
लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चर सेटअप होगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कारावती की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी सेटिंग अप ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट इन कारावती लक्षद्वीप। एक यूनिक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन हुआ है नैनीताल उत्तराखंड में। इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये, जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस में नैनीताल में हुआ है अभी लॉन्च। अनंगताल जो कि दिल्ली में है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि ऑपरेशन होगा रामागंडम में, जो कि तेलंगाना में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। सेकेंड नेशनल पार्क बन गया है जो कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को रिकॉग्नाइज करेगा। इससे पहले उड़ीसा में किया जा चुका है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क के द्वारा। कुर्नूल आंध्र प्रदेश जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चालू करने वाला है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश में सेटअप हुआ है। इंडिया का फर्स्ट हेली हब जो है विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज ये गुरुग्राम में बनने वाला है। तेलंगाना ने टॉप पोजीशन हासिल की है अमॉन्ग ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF प्लस ब्रिजेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकंड प्रोग्राम। कोची इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन गया है जिसमें वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये इंटरनेशनल न्यूज है ये वाली। अब कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। जमुना लाल बजाज अवार्ड 2022, इसके विनर थे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कंस्ट्रक्टिव वर्क मिस्टर नीलेश देसाई जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और मिस्टर मनसुख भाई प्रजापति जो कि गुजरात से हैं, मिस्टर सोफिया शेख जो कि उड़ीसा से हैं। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2022 इसके विनर हैं इमायम अक्का वर्सेस अन्ना मलाई जो कि तमिल से हैं। साइज अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप इनको मिला है वेंकैया नायडू को जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ 25th श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। अब और भी अवार्ड देख लेते हैं। गिरहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड जिसके विनर है UIDAI हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इट इज़ अ टॉप नेशनल ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। ओके, जो गिरहा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है, नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग इंडिया के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज देख लेते हैं किस किस को मिले हैं। तो बुक को मिला है स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट जो कि लिखी गई है सुभाना कुमार के द्वारा। एंथ्रोपोसेन क्लाइमेट चेंज कंटेगन ये लिखी है सुदीप सेन के द्वारा। इसको मिला है रविन्द्रनाथ का टैगोर का अवार्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जिसको मिला है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड मिला है, विनर है इसके हैदराबादी हलीम, और अवार्ड दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला है 2021-22 का, विनर है इसका IIT मद्रास, और अवार्ड दिया गया है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। कैलाश गौतम काव्य कुंभ अवार्ड 2022 ये दिया गया है अजहार इकबाल जो कि मुजफ्फरपुर नगर से हैं। उत्तराखंड का गौरव सम्मान अवार्ड मिला है अजीत डोभाल नासर NSA जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जनरल बिपिन रावत जो कि पोस्टुमसली यानी कि मरण उपरांत, प्रसून जोशी जो कि राइटर और पोइट हैं, एंड गिरीश चंद्र तिवारी जो कि लेट पोइट एंड ऑथर हैं, एंड वीरेंद्र दंगवाली लेट पोइट हैं, इनको मिला है। फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसके देख लेते हैं। विनर है गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म एंड सिल्वर पिकॉक बेस्ट डायरेक्टर। मौलाना कलम अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिले हैं ट्रांस स्टडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट एंड लद्दाख स्काई स्नोबोर्ड एसोसिएशन। मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड जीता है, विनर है शरद कमल अचाना जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और बाकी सारे अर्जुन अवार्ड 2022 मिले हैं। देखो ये सारी लिस्ट है। सीमा पुनिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो, एल्ड होज पॉल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप, लक्ष्य सेन, दीप ग्रेसा का, साक्षी कुमारी, नयन मोनी सखिया, इन सबको मिला है।
सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड मिला है बरबारा मेटाकॉल्फ जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन है। 31 व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर असगर बाजाघाट को जो कि महावाली के प्ले की जिन्होंने किया था। 67 फिल्म फेयर अवार्ड देख लो। बेस्ट फिल्म थी शेरशाह, बेस्ट फिल्म थी क्रिटिक्स में सरदार उधम, बेस्ट एक्टर थे रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विक्की कौशल, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल कृति सेनन, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स इन विद्या बालन, बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल साई तंबकार। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग अवार्ड। टॉप 3 विनर लिस्ट देख लेते हैं। राजकोट गुजरात, कचर असम, सतारा महाराष्ट्र। नेशनल एमएसएमई अवार्ड देख लेते हैं। कैटेगरी में स्टेट यूटीज जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिखलाया है प्रमोशन और डेवलपमेंट में एमएससी सेक्टर में, तो उड़ीसा, बिहार और हरियाणा। सरस्वती सम्मान 2021 ये मिला है प्रोफेसर रामधर्ष मिश्रा को उनके पोएम के कलेक्शन के लिए जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। नेशनल अवार्ड वाटर अवार्ड देख लेते हैं 2022 के। इसमें बेस्ट स्टेट अवार्ड की कैटेगरी में मिला है उत्तर प्रदेश को, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें नॉर्थ जोन में तो मुजफ्फरपुर नगर यूपी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम केरल, ईस्ट जोन में बात करें तो बिहार और वेस्ट जोन में बात करें इंदौर एमपी। बेस्ट विलेज पंचायत धसपद अल्मोड़ा यूके। दो 2021 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन मिला है नीना गुप्ता को। दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म द्रौपदी रही है पुष्पा, बेस्ट फिल्म शेरशाह, ये सब तो देख चुके हैं हम। असम बैवा अवार्ड जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, रतन टाटा को दिया गया है। अब बात करते हैं थर्ड नेशनल नेताजी अवार्ड मिला है शिंजो आबे को। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड देख लेते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश को मिला है बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफोर्ट इन नेशनल वाटर 2020। बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर नगर, ये देख चुके हैं हम। आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं 2021 की। तो रिचायल हेयो फ्रेंटर ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना जो कि इंडिया से हैं। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मेराइस ईरामस, ये देख लेना ये आप लोग। पद्मा अवार्ड देख लेते हैं जो कि अभी मिले हैं रिसेंटली। तो प्रभा अत्रे को मिला है पद्म विभूषण आर्ट की कैटेगरी में महाराष्ट्र से। श्री राधेश्याम खेमा लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश से। जनरल विपिन रावत सिविल सर्विस उत्तराखंड। श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश। पद्म विभूषण मिले हैं, पद्म भूषण मिले हैं और यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड मिला है चेंज मेकर की कैटेगरी में सृष्टि बख्शी इंडिया को। मोबिलाइज की कैटेगरी में सुपरवाइज से नो मोर यूकेडर। इंस्पायर की कैटेगरी में द मैसिंग स्टडी एंड कनेक्ट की कैटेगरी में क्रिप्सो सिन्नो को। यूएनएचसीआर नानसे रिफ्यूगी अवार्ड मिला है एंजेला मार्कल को जो कि फॉर्मल चांसलर हैं जर्मनी की। बुकर प्राइज मिला है सेहान कारुन तालिका को जो कि श्रीलंका से हैं। इनको मिला है उनकी बुक 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। शस्त्र रामराजन अवार्ड मिला है यूनकिंग तंको जो कि यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया और यूएसए से है। एमी अवार्ड मिला है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को। रमन मैक्सो अवार्ड मिला है सोथरन छिम तदासी अतोरी, नाम भी तो उनकी इतने अजीब अजीब है यार। यूनेस्को पीस प्राइज मिला है विनर एंजेला मार्कर को। गोल्स कीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड मिला है द्रुसुला वॉन डेर लेयन को जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। डॉक्टर राधिका बत्रा को जो कि इंडिया से हैं एंड जहारा जो अफगानिस्तान से हैं एंड वेनिसा नकाटी युगांडा से हैं। ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला है कौशिक राजशेखर को, इंडियन ओरिजिन से हैं। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनर है इसके विजय अमृतराज। एनुअली प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। केन्स फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसमें विनर्स हैं पाल्मा डियोर, रोवन अस्टलैंड, ग्रैंड प्रिक्स लुकेस धोंत, ग्रैंड प्रिक्स टाइड। इनके नाम आप देख लो एक बार पहुँच करके, बहुत अजीब नाम है, बोले भी नहीं जा रहे।
अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने रिवील किया है कि कंट्री का एनुअल रेट HIV इन्फेक्शन में कम हो गया है। अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि न्यूज़ और करंट अफेयर को अक्रॉस कंट्री में पब्लिश करती है। और चेयरमैन इसके बने हैं मूलचंद गर्ग, जो कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको 14 अवार्ड मिले हैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियन अवार्ड कैटेगरी में। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये जूनागढ़ गुजरात में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया है संवाद वर्चुअल इंटरेक्शन करने के लिए स्टूडेंट से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एस्टेब्लिश्ड 1923 में हुआ था बंगलुरु में, और करनाल में शिफ्ट हुआ था 1955 में। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह जो तोमर है, ये इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं करनाल हरियाणा में। उड़ीसा जो है सेट करने वाला है इंडिया का पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट जो है अनाउंस करेगी फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वेटरन कॉटन मैन सुरेश भाई कोटक। वर्ल्ड का देख लेते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में, एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। ये इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो आप याद करते करते परेशान हो जाओगे। और कुछ एक्सरसाइज और ऑपरेशन देख लेते हैं। वीर गार्जन हुई थी अभी 2023 में इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, और लोकेशन थी हायोकी एयरबेस, इरोमा एयरबेस। 12th एडिशन हुआ है अग्नि वॉरियर का, जो कि सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच हुआ है, इंडियन आर्मी के बीच हुआ है। सुदर्शन प्रहार जो कि इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के बीच हुई है राजस्थान में। 7th एडिशन हुआ एक्सरसाइज संगम का, इंडियन नेवी मार्को और US नेवी सील के बीच में गोवा में। 6th एडिशन हुआ है काजिंद का, जो कि कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है मेघालय में। सूर्य किरण तो इंडिया नेपाल के बीच होती है, इंडो कॉर्पोरेट इंडिया इंडोनेशिया। 15th एडिशन ऑफ केप टाउन टू रियो रेस ये हुई है। INS स्टार इनीस में इंडिया से पार्ट करेगी रेस में। एक्सरसाइज नसीम अल बहार ये हुई है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच। 8th एडिशन गरुड़ शक्ति का हुआ है इंडिया और इंडोनेशियन स्पेशल फोर्स के द्वारा। और देख लेते हैं 1st एडिशन हुआ है मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का। टाइगर ट्रिप जो है इंडो US ट्राई एक्सरसाइज है ये। सिम्बैक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच। युद्धाभ्यास इंडिया USA, वोस्तोक इंडिया एंड रसिया। गगन स्ट्राइक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच होती है गगन स्ट्राइक। जिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान। जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया नाइजीरिया। अभ्यास कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया और US। प्रभात प्रहार कंडक्टेड बाई 1 स्टार कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी। वज्र प्रहार इंडिया USA। विनबैक्स वियतनाम एंड इंडिया। पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। रिम ऑफ पैसिफिक 26 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जापान और इंडिया। खान क्वेस्ट मंगोलिया और इंडिया। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश। नाटो एक्सरसाइज अलाइज एंड पार्टनर्स ऑफ USA एंड नाटो। बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कॉर्पोरेट इंडिया और बांग्लादेश। लेमाइट इंडिया एंड सेशल्स। वरुण इंडिया एंड फ्रांस। एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान। किरबान शक्ति त्रिशक्ति कॉर्प ऑफ इंडियन आर्मी। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान। कोल्ड रिस्पॉन्स नाटो के द्वारा। प्रस्थान कंडक्टेड बाई वेस्टर्न नवाल कमांड ऑफ इंडिया। स्लाई नेक्स्ट श्री इंडिया एंड इंडिया। एक्सरसाइज दसलिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। मिलान जो है कंडक्ट की जाती है ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। थीम थी कमेराइट कोहिजन एंड कोलेब्रेशन। सी ड्रैगन USA और प्रोटेक्टिंग बार कंट्रीज हैं क्वाड, साउथ कोरिया एंड कनाडा। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो न्यूज़ में थे। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, और थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैट्रिड ड्रॉम डे 24 नवंबर। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 15 से 21 नवंबर। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। जयंतिया गौरव दिवस 15 नवंबर टू ऑनर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर।
नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है इंडिया के पहले होम मिनिस्टर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 29 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियान डे 2022, रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, नेशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं वीक में। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे 20 नवंबर, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, ग्लोबल डिग्निटी डे 19 अक्टूबर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की। तो आफ्टर तियानाम द राइज ऑफ चाइना लिखी है विजय गोखले ने। मिस्ट्री ऑफ माइंड इज साइंटिफिक इंक्वायरी लिखी है सुनील मिश्रा ने। ऑल द वर्ल्ड्स आर सेज अ पर्सनल ब्रांडिंग स्टोरी लिखी है अम्बी परमेश्वरन ने। रिथम ऑफ रूइंस लिखी है मुकुल कुमार ने। काला पानी लिखी है हेमराज इंद्र ने। म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड लिखी है क्रिस्टोफर क्लोबर ने। वाइल्ड लाइफ इंडिया @50 सेविंग द वाइल्ड सिक्योरिंग द फ्यूचर लिखी है मनोज कुमार मिश्रा ने। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग लिखी है वैभव पुंडरे ने। बिटवीन हेवन एंड अर्थ राइटिंग ऑन द इंडियन हिल्स लिखी है रस्किन बॉन्ड एंड बुलबुल शर्मा ने। अम्बेडकर लाइफ लिखी है शशि थरूर ने। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी लिखी है जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा ने। 7 मून्स ऑफ माली अलमीडा लिखी है शिहान करुण तलिका ने। ड्रीम्स ऑफ ए मपिल्ला गर्ल ए मेमोरी लिखी है BM जमरा ने। व्हेन द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ भारत द मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये लिखी है संजीव चोपड़ा ने। लॉस्ट डेयरी ऑफ कस्तूर माई बार लिखी है तुषार गांधी ने। द हीरो ऑफ टाइगर हिल लिखी है योगेंद्र सिंह यादव ने। कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट लिखी है मूषा राजा ने। गॉड्स ऑफ बिलो कमिंग ऑफ एज इनिंग लिखी है अमरीश कुमार ने। चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री लिखी है शेखर पाठक ने। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 लिखी है संजू वर्मा ने। कश्मीर कॉन्करड्रम लिखी है निर्मल चंद्र ने। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है राजेश तलवर ने। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI लिखी है विनोद राय ने। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस लिखी है श्री राम चौलिया ने। क्वीन ऑफ फायर लिखी है देविका रंगचारी ने। बिरसा मुंडा जयंतिया नायक लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इंडिया लिखी है प्रकाश सिंह ने। और देख लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं कुछ। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में देख लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप को टाइटल मिला है मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग इवेंट वर्ल्ड में। तो 1930 से 22 एडिशन इसमें ऑर्गेनाइज हो चुके हैं एंड ओनली 8 टीम हैव वॉन द टाइटल एटलीस्ट वंस। 8 टीम्स ऐसी हैं जिसने सिर्फ एक ही बार जीता है। ब्राज़ील को 5 टाइटल मिले हैं और 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 और 2002 में। जर्मनी ने 4 टाइटल जीते हैं। इटली ने 4, अर्जेंटीना ने 3, फ्रांस ने 2, उरुग्वे ने 2, इंग्लैंड ने 1 ही टाइटल जीता है, स्पेन ने भी 1 टाइटल जीता है। ब्राज़ील ऐसी टीम है जिसने पार्टिसिपेट किया है सारे 22 एडिशंस में। अब बात करते हैं 22nd फीफा मैन वर्ल्ड कप 2022। ये ऑर्गेनाइज हुआ था कतर में 20 नवंबर से 28 दिसंबर में 2022 में। ऑर्गेनाइज हुआ है सेकंड टाइम एशिया में इंटायरली, दूसरी बार ऑर्गेनाइज हुआ है ये आफ्टर कोरिया जापान 2022 टूर्नामेंट। कतर ऐसा फर्स्ट अरेबिक कंट्री है जिसने होस्ट किया है फुटबॉल वर्ल्ड कप। ओपनिंग सेरेमनी और ओपनिंग जो मैच था वो टेकन प्लेस किया है अल बायत सत्रयाम के द्वारा। ऑफिशियल साउंड ट्रैक ओपनिंग सेरेमनी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुरान जो है वो गाया गया है। इसके अलावा और देख लेते हैं। ऑफिशियल मैस्कॉट था लीव। लीव जो है अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। लीव जो इनकरेज करता है दूसरों को कि बिलीव करें कि वो अभी है जो कुछ है, नाउ इज ऑल, अभी है जो कुछ है, इसमें ही अपनी जान लगा दो, आगे कुछ नहीं है और पीछे कुछ नहीं था, सब कुछ आज और अभी में है। ऑफिशियल एम्ब्लेम जो है फीफा वर्ल्ड कप वो इनकॉर्पोरेट करता है वाइट कलर जो कि सिनोनियम है कतर नेशनल फ्लैग से सिनोनियम रखता है जो। ऑफिशियल बॉल्स अल रहीला एंड अल हिल्म। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फाइनल मैच जो हुआ था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था।
ठीक है। अर्जेंटीना जो है 6 फाइनल से अपना खेल रहा था, जबकि फ्रांस जो है 4th। लियो मेसी जो है कैप्टन द अर्जेंटीना वाइल फ्रांस वाज लेड बाई गोलकीपर हीगो लोरिस। इसमें अवार्ड देख लेते हैं, अवार्ड किसको किसको मिले। तो गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। सिल्वर बॉल वाले रहे हैं फ्रांस से हैं जो कैलिन म्बाप्पे। ब्रॉन्ज बॉल में रहे हैं क्रोएशिया से लूका मॉड्रिक। गोल्डन बूट जो कि मोस्ट गोल स्कोरर है किलियन म्बाप्पे का। सिल्वर बूट लियोनेल मेसी ने जीता है। अब वर्ल्ड कप 2022 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, टोटल मैचेस थे 64, टोटल गोल्स थे रिकॉर्ड 172। टीम जिसने सेकंड मोस्ट गोल जीते वो फ्रांस था, 16 गोल जीते। फर्स्ट प्लेयर हु स्कोर्ड गोल्स इन 5 वर्ल्ड कप वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्टुगल से हैं। हैट्रिक मारी है गोनकालो रोमस ने जो कि पोर्टुगल से हैं। यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में स्कोर किया है वो है गावी, स्पेन, 18 ईयर के हैं, 110 डे। लियोनेल मेसी ऐसे पहले फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 2 गोल्डन बॉल अवार्ड जीते हैं, 2014 और 2022 का। मेसी ने जीता है मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन अ सिंगल वर्ल्ड कप। अब देखते हैं 8th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। होस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया। टोटल टीम है 16, टोटल मैचेस हैं 45। विनर है इंग्लैंड सेकंड टाइटल में। रनर अप रही है पाकिस्तान। इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट मेंस कंट्री टीम टू विन कंसेक्यूटिव ODI वर्ल्ड कप। 2019 में भी इन्होंने जीता था और 2022 में भी इन्होंने जीता है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे हैं सैम करन, ये इंग्लैंड से हैं, 13 विकेट इन्होंने ली थी। प्लेयर ऑफ फाइनल मैच रहे हैं सैम करन, ये भी इंग्लैंड से हैं, ये दोनों एक ही हैं। फर्स्ट एडिशन जो हुआ है 2007 में हुआ था। विनर है इसमें इंडिया के, 2007 में इंडिया भी जीती थी, पाकिस्तान 2009 में जीती थी, इंग्लैंड 2010 और 2022 में जीता है। कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेटर टीम थे जॉस बटलर। मोस्ट रन्स इन द टूर्नामेंट लिए हैं विराट कोहली ने 296 रन। मोस्ट विकेट लिए हैं वेंदु हरसंगा ने जो कि श्रीलंका से हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया है रिली रॉसो ने जो कि अफ्रीका से हैं। हाईएस्ट टीम स्कोर रहा है साउथ अफ्रीका का 205 जो कि 5 बॉल पे अगेंस्ट बांग्लादेश। मोस्ट 50s लिए हैं विराट कोहली ने, 4 50s लिए हैं। विराट कोहली जो है ऐसे बन गए हैं जिन्होंने मोस्ट रन स्कोर किए हैं हिस्ट्री ऑफ ICC मेन T20 वर्ल्ड कप में। इन्होंने 1141 रन बनाए हैं। अब देख लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022। इसमें मेंस सिंगल विनर देखेंगे और रनर अप देखेंगे। तो विनर ही देख लेते हैं बस। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर रहे हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल बने हैं, जीते हैं, स्पेन से हैं। विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। US ओपन में कार्लोस एल्करेज जो कि स्पेन से हैं। वुमेन्स सिंगल की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो अस्लीक बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। फ्रेंच ओपन में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं। एलेना रायबेकिना जो कि कजाकिस्तान से हैं। विंबलडन में और US ओपन में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं। अब मेंस डबल विनर की देख लो आप एक बार इसको पॉज करके, एंड वुमेन्स डबल अप की देख लो विनर की एक बार पॉज करके। कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं। प्लेस विलियमगम इंग्लैंड में हुए हैं। UK में एडिशन 22 था। टीम 72 पार्टिसिपेट किए हैं। मैस्कॉट था इसका पीरी, मल्टी कलर्ड बुल। देख लेते हैं। इंडिया का पहला मेडल जीता है सांकेत सरगार ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल सेखोम मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। इंडिया ने पहला अपना फर्स्ट मेडल जीता है फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो देखो लॉन वॉल्स में इंडिया ने पहला जीता है वुमेन्स टीम में गोल्ड मेडल, और मेंस टीम में जीता है सिल्वर मेडल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। PV सिंधु जो है वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में गोल्ड अवार्ड जीता है इन्होंने। इंडिया का 200th गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ CWG। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम जीता था मीका सिंह ने 1958 में। इंडिया के गोल्ड मेडल विनर्स की बात कर लेते हैं। रेसलिंग की कैटेगरी में विनेश फोगाट ने जीता है वुमेन्स फ्री स्टाइल में 53 kg में। साक्षी मलिक ने जीता है वुमेन्स फ्री स्टाइल 62 kg में। रवि कुमार दाहिया ने जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में। बजरंग पुनिया ने 65 kg में जीता है मेंस फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल। नवीन ने जीता है मेंस फ्री स्टाइल में 74 kg में।
अब देख लेते हैं, दीपक पुनिया ने जीता है 86 किलोग्राम की कैटेगरी में मेंस फ्री स्टाइल में। टेबल टेनिस और पैरा टेबल टेनिस में अचांता शरद कमल ने जीता है मेंस सिंगल, एंड अचांता शरद कमल और श्रीजा कोला ने जीता है मिक्स टीम में। भाविना पटेल ने जीता है वुमेन्स सिंगल पैरा ओलंपिक में। मीराबाई ने जीता है वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स 49 की कैटेगरी में। बॉक्सिंग में जीता है निखत जरीन ने वुमेन्स लाइट फ्लाईवेट में, एंड अमित पंघाल ने जीता है मेंस फ्लाईवेट में। बैडमिंटन में जीता है पीवी सिंधु ने, लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में। कॉमनवेल्थ गेम जो कि हॉकी के लिए है, तो गोल्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, सिल्वर जीता है इंडिया ने। इंडियन कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। वुमेन्स हॉकी की बात करें, गोल्ड जीता है इंग्लैंड ने, सिल्वर जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इंडियन कैप्टन थी इसमें वुमेन्स वाली में सावित्री पुनिया। 36 नेशनल गेम्स देख लेते हैं जो कि 2022 में हुए थे। तो प्लेस था गुजरात, पहली बार अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में हुए थे। वेन्यू था स्टेडियम मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ओपनिंग सेरेमनी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी। टीम थी 37। क्लोजिंग सेरेमनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा हुई थी। मैस्कॉट था सवाज जो कि रिप्रेजेंटेशन है स्टेट कॉलोनी का। एंथम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर बात करें 37 कहाँ पे होगा, तो गोवा में होगा। 35 जो हुआ था वो केरल में हुआ था, और 36 जो हुआ था वो गुजरात में हुआ है। महाराष्ट्र ने जीता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वेस्ट स्टेट ट्रॉफी फॉर फिनिशिंग फर्स्ट अमॉन्ग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। विंटर ओलंपिक गेम्स प्लेस है बीजिंग चाइना। मैस्कॉट है बिंग दुएन दोजर। मोटो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। देख लो आप इसको एक बार धीरे धीरे। तो ये सारे यहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स का है। बॉक्सिंग देख लो। ASVC एशियन अलाइड बॉक्सिंग चैंपियनशिप नवंबर में हुई थी, प्लेस जॉर्डन। इंडियन बॉक्सर ने टोटल 12 मेडल जीते हैं इंक्लूडिंग 4 गोल्ड। इंडिया की रैंक 3rd पोजीशन पे रहा था। इंडिया गोल्ड मेडल विनर की बात करें तो प्रवीण हुड्डा लाइट वॉल्ट वेटर कैटेगरी में, वोमेन 63 kg में। एंड लोपलीना बोरगोन जो कि मिडिल वेट कैटेगरी में, वोमेन 75 किलोग्राम की कैटेगरी में। सेवाग थरपा ऐसे बन गए हैं फर्स्ट मेल बॉक्सर इन द हिस्ट्री ऑफ ASVC एशियन चैंपियन जिन्होंने 6 मेडल जीते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी समाप्त होती है। पूरी PDF हमने कवर कर ली है, सिर्फ ये स्पोर्ट्स के कुछ कुछ रह गए हैं, ये आप PDF से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।